द्वितीय खंड स्वदेश प्रेम। पूज्यपाद श्री स्वामी सोमदेव का देहांत हो जाने के पश्चात जब से अंग्रेजी के 9वें दर्जे में आया, कुछ स्वदेश संबंधी पुस्तक का अवलोकन प्रारंभ हुआ। शाहजहांपुर में सेवा समिति की नींव पंडित श्रीराम वाजपेयी जी ने डाली, उसमें भी बड़े उत्साह से कार्य किया। दूसरों की सेवा का भाव हृदय में उदय हुआ। कुछ समझ में आने लगा कि वास्तव में देशवासी बड़े दुखी हैं। उसी वर्ष मेरे पड़ोसी तथा मित्र जिनसे मेरा स्नेह अधिक था, एंट्रेंस की परीक्षा पास करके कॉलेज में शिक्षा पाने चले गए। कॉलेज की स्वतंत्र वायु में हृदय में भी स्वदेश के भाव उत्पन्न हुए। उसी साल लखनऊ में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस का उत्सव हुआ। मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ। कतिपय सज्जन से भेंट हुई। देश दशा का कुछ अनुमान हुआ और निश्चय हुआ कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाए। देश में जो कुछ हो रहा है उसकी उत्तरदायी सरकार ही है। भारतवासियों के दुख तथा दुर्दशा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर ही है, अतएव सरकार को पलटने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने भी इसी प्रकार के विचार में योग दिया। कांग्रेस में महात्मा तिलक के पधारने की खबर थी, इस कारण से गरम दल के अधिक व्यक्ति आए हुए थे। कांग्रेस के सभापति का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ था। उसके दूसरे दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्पेशल गाड़ी आने का समाचार मिला। लखनऊ स्टेशन पर बड़ा जमाव था। स्वागतकारिणी समिति के सदस्य से मालूम हुआ कि लोकमान्य का स्वागत केवल स्टेशन पर ही किया जाएगा और शहर में सवारी न निकाली जाएगी, जिसका कारण ये था कि स्वागतकारिणी समिति के प्रधान पंडित संसार नारायण जी थे। अन्य गणमान्य सदस्यों में पंडित गोकर्ण नाथ जी तथा अन्य उदार दल वालों मॉडरेटों की संख्या अधिक थी। मॉडरेटों को भय था कि यदि लोकमान्य की सवारी शहर में निकाली गई तो कांग्रेस के प्रधान से भी अधिक सम्मान होगा, जिसे वे उचित न समझते थे। अतः उन सब ने प्रबंध किया कि जैसे ही लोकमान्य तिलक पधारे, उन्हें मोटर में बिठाकर शहर के बाहर निकाल ले जाएं। इन सब बातों को सुनकर नवयुवकों को बड़ा खेद हुआ। कॉलेज के एक एमए के विद्यार्थी ने इस प्रबंध का विरोध करते हुए कहा कि लोकमान्य का स्वागत अवश्य होना चाहिए। मैंने भी इस विद्यार्थी के कथन में सहयोग दिया। इसी प्रकार कई नवयुवक ने निश्चय किया कि जैसे ही लोकमान्य स्पेशल से उतरे, उन्हें घेरकर गाड़ी में बिठा लिया जाए और सवारी निकाली जाए। स्पेशल आने पर लोकमान्य सबसे पहले उतरे। स्वागतकारिणी के सदस्यों ने कांग्रेस के स्वयंसेवक का घेरा बनाकर लोकमान्य को मोटर में जा बिठाया। मैं तथा एक एमए का विद्यार्थी मोटर के आगे लेट गए। सब कुछ समझाया गया, मगर किसी की एक न सुनी। हम लोग की देखा देखी और कई नवयुवक भी मोटर के सामने आकर बैठ गए। उस समय मेरे उत्साह का ये हाल था कि मुंह से बात न निकलती थी, केवल रोता था और कहता था, मोटर मेरे ऊपर से निकाल ले जाओ। स्वागतकारिणी के सदस्य ने कांग्रेस के प्रधान को ले जाने वाली गाड़ी मांगी, उन्होंने स्वीकार न किया। एक नवयुवक ने मोटर का टायर काट दिया। लोकमान्य जी बहुत कुछ समझाते, किंतु वहां सुनता कौन। एक किराए की गाड़ी से घोड़े खोलकर लोकमान्य के पैरों पर सिर रख उन्हें उसमें बिठाया और सबने मिलकर हाथ से गाड़ी खींचनी शुरू की। इस प्रकार लोकमान्य का इस धूमधाम से स्वागत हुआ कि किसी नेता की उतने जोर से सवारी न निकाली गई। लोगों के उत्साह का ये हाल था कि कहते थे कि एक बार गाड़ी में हाथ लगा लेने दो, जीवन सफल हो जाए। लोकमान्य पर फूलों की जो वर्षा की जाती थी, उसमें से जो फूल नीचे गिर जाते थे उन्हें उठाकर लोग पल्ले में बांध लेते थे। जिस स्थान पर लोकमान्य के पैर पड़ते, वहाँ की धूल सबके माथे पर दिखाई देती। कुछ उस धूल को भी अपने रुमाल में बांध लेते थे। इस स्वागत से मॉडरेटों की बड़ी भद्द हुई। क्रांतिकारी आंदोलन। कांग्रेस के अवसर पर लखनऊ से ही मालूम हुआ कि एक गुप्त समिति है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना है। यहीं से क्रांतिकारी समिति की चर्चा सुनकर कुछ समय बाद मैं भी क्रांतिकारी समिति के कार्य में योग देने लगा। अपने एक मित्र द्वारा क्रांतिकारी समिति का सदस्य हो गया। थोड़े ही दिन में मैं कार्यकारिणी का सदस्य बना लिया गया। समिति में धन की बहुत कमी थी, उधर हथियार की भी जरूरत थी। जब घर वापस आया तब विचार हुआ कि एक पुस्तक प्रकाशित की जाए और उसमें जो लाभ हो उससे हथियार खरीदे जाएं। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए धन कहाँ से आए?
विचार करते करते मुझे एक चाल सूझी। मैंने अपनी माताजी से कहा कि मैं कुछ रोजगार करना चाहता हूँ, उसमें अच्छा लाभ होगा। यदि रुपये दे सकें तो बड़ा अच्छा हो। उन्होंने 200 रुपये दिए। अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली नामक पुस्तक लिखी जा चुकी थी। प्रकाशित होने का प्रबंध हो गया। थोड़े रुपए की जरूरत और पड़ी। मैंने माताजी से 200 रुपये और ले लिए। पुस्तक की बिक्री हो जाने पर माताजी के रुपए पहले चुका दिए। लगभग 200 रुपये और भी बचे। पुस्तक अभी बिकने के लिए बहुत बाकी थी। उसी समय देशवासियों के नाम संदेश नामक एक पर्चा छपवाया गया, क्योंकि पंडित गेंदालाल जी ब्रह्मचारी जी के दल सहित ग्वालियर में गिरफ्तार हो गए थे। अब सब विद्यार्थियों ने अधिक उत्साह के साथ काम करने की प्रतिज्ञा की। पर्चे कई जोलों में लगाए गए और बांटे गए। पर्चे तथा अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक दोनों संयुक्त प्रांत की सरकार ने जब्त कर लिए। हथियार की खरीद। अधिकतर लोग का विचार है कि देशी राज्यों में हथियार, रिवाल्वर, पिस्तौल तथा राइफलें इत्यादि सब कोई रखता है और बंदूक इत्यादि पर लाइसेंस नहीं होता। अतएव इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र बड़ी सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। देशी राज्य में हथियार पर कोई लाइसेंस नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और हर एक को बंदूक इत्यादि रखने की आजादी भी है। किंतु कारतूसी हथियार बहुत कम लोगों के पास रहते हैं, जिसका कारण ये है कि कारतूस या विलायती बारूद खरीदने पर पुलिस में सूचना देनी होती है। राज्य में तो कोई ऐसी दुकान नहीं होती जिस पर कारतूस या कारतूसी हथियार मिल सकें। यहाँ तक कि विलायती बारूद और बंदूक की टोपी भी नहीं मिलती, क्योंकि ये सब चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। जितनी चीजें इस प्रकार की बाहर से मंगाई जाती हैं, उनके लिए रेजिडेंट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि जो रियासतों में रहता है की आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना रेजिडेंट की मंजूरी के हथियार संबंधी कोई चीज बाहर से रियासतों में नहीं आ सकती। इस कारण इस खटखट से बचने के लिए रियासत में ही टोपीदार बंदूकें बनती हैं और देशी बारूद भी वहीं के लोग शोरा, गंधक तथा कोयला मिलाकर बना लेते हैं। बंदूक की टोपी चुरा छिपाकर मंगा लेते हैं, नहीं तो टोपी के स्थान पर भी मंसल और पोटाश अलग अलग पीसकर दोनों को मिलाकर उसी से काम चलाते हैं। हथियार रखने की आजादी होने पर भी ग्राम में किसी एक दो धनी या जमींदार के यहाँ टोपीदार बंदूक या टोपीदार छोटी पिस्तौल होते हैं, जिनमें ये लोग रियासत की बनी हुई बारूद काम में लाते हैं। ये बारूद बरसात में सीलन खा जाती है और काम नहीं देती। एक बार मैं अकेला रिवाल्वर खरीदने गया। उस समय समझता था कि हथियार की दुकान होगी, सीधे जाकर दाम देंगे और रिवाल्वर लेकर चले आएंगे। प्रत्येक दुकान देखी, कहीं किसी पर बंदूक इत्यादि का विज्ञापन या कोई दूसरा निशान न पाया। फिर एक तांगे पर सवार होकर सब शहर घूमा। तांगे वाले ने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने उससे डरते डरते अपना उद्देश्य कहा। उसी ने 2-3 दिन घूम कर एक टोपीदार रिवाल्वर खरीदवा दिया और देशी बनी हुई बारूद एक दुकान से दिला दी। मैं कुछ जानता तो था नहीं, एकदम 2 सेर बारूद खरीदी, जो घर पर संदूक में रखे बरसात में सील खाकर पानी हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। दूसरी बार जब मैं क्रांतिकारी समिति का सदस्य हो चुका था, तब दूसरे सहयोगियों की सम्मति से 200 रुपये लेकर हथियार खरीदने गया। इस बार मैंने बहुत प्रयत्न किया तो एक कबाड़ी की सी दुकान पर कुछ तलवार, खंजर, कटार तथा 2-4 टोपीदार बंदूक रखी देखी। मैंने बड़ा साहस करके उससे पूछा कि क्या आप ये चीजें बेचते हैं? उसने जब हाँ में उत्तर दिया तो मैंने 2-4 चीजें देखी, दाम पूछे। इसी प्रकार वार्तालाप करके पूछा कि क्या आप कारतूसी हथियार नहीं बेचते हैं या और कहीं नहीं बिकते? तब उसने सब विवरण सुनाया। उस समय उसके पास टोपीदार एक नली के छोटे 2 पिस्तौल थे। मैंने वे दोनों खरीद लिए। एक कटार भी खरीदी। उसने वादा किया कि यदि आप फिर आए तो कुछ कारतूसी हथियार जुटाने का प्रयत्न किया जाए। लालच बुरी बला है, इस कहावत के अनुसार, तथा इसलिए भी कि हम लोगों को कोई दूसरा ऐसा जरिया भी न था जहां से हथियार मिल सकते। मैं कुछ दिनों बाद फिर गया। इस समय उसी ने एक बड़ा सुंदर कारतूसी रिवाल्वर दिया। कुछ पुराने कारतूस दिए। रिवाल्वर था तो पुराना, किंतु बड़ा ही उत्तम था।
दाम उसके नए के बराबर देने पड़े। अब उसे विश्वास हो गया कि यह हथियार के खरीदार हैं। उसने प्राणपण से चेष्टा की और कई रिवाल्वर तथा 2-3 राइफल जुटाई। उसे भी अच्छा लाभ हो जाता था। प्रत्येक वस्तु पर वो 20-20 रुपए मुनाफा ले लेता था। बाज चीज पर दूना नफा खा लेता था। इसके बाद हमारी संस्था के 2-3 सदस्य मिलकर गए। दुकानदार ने भी हमारी उत्कट इच्छा को देखकर इधर उधर से पुराने हथियार को खरीद करके उनकी मरम्मत की और नया सा करके हमारे हाथ बेचना शुरू किया। खूब ठगा। हम लोग कुछ जानते नहीं थे। इस प्रकार अभ्यास करने से कुछ नया पुराना समझने लगे। एक दूसरे सिकलीगर से भेंट हुई। वो स्वयं कुछ नहीं जानता था, किंतु उसने वचन दिया कि वो कुछ रईस से हमारी भेंट कर देगा। उसने एक रईस से मुलाकात कराई जिसके पास एक रिवाल्वर था। रिवाल्वर खरीदने की हमने इच्छा प्रकट की। उस महाशय ने उस रिवाल्वर के 150 रुपए मांगे। रिवाल्वर नया था। बड़ा कहने सुनने पर 100 कारतूस उन्होंने दिए और 155 रुपये लिए। 150 रुपए उन्होंने स्वयं लिए, 5 रुपए कमीशन के तौर पर देने पड़े। रिवाल्वर चमकता हुआ नया था, समझे अधिक दाम का होगा। खरीद लिया। विचार हुआ कि इस प्रकार ठगे जाने से काम न चलेगा। किसी प्रकार कुछ जानने का प्रयत्न किया जाए। बड़ी कोशिश के बाद कलकत्ता, बम्बई से बंदूक विक्रेताओं की लिस्ट मांगकर देखी। देखकर आंखें खुल गईं। जितने रिवाल्वर या बंदूक हमने खरीदी थी, एक को छोड़ सबके दुगने दाम दिए थे। 155 रुपए के रिवाल्वर के दाम केवल 30 रुपए ही थे और 10 रुपए के 100 कारतूस। इस प्रकार कुल सामान 40 रुपए का था, जिसके बदले 155 रुपए देने पड़े। बड़ा खेद हुआ। करें तो क्या करें, और कोई दूसरा जरिया भी तो न था। कुछ समय पश्चात कारखानों की लिस्टें लेकर 3-4 सदस्य मिलकर गए। खूब जांच खोज की। किसी प्रकार रियासत की पुलिस को पता चल गया। एक खुफिया पुलिस वाला मुझे मिला। उसने कई हथियार दिलाने का वायदा किया और वो पुलिस इंस्पेक्टर के घर ले गया। दैवात उस समय पुलिस इंस्पेक्टर घर मौजूद न थे। उनके द्वार पर एक पुलिस का सिपाही था, जिसे मैं भली भांति जानता था। मोहल्ले में खुफिया पुलिस वाले की आंख बचाकर पूछा कि अमुक घर किसका है। मालूम हुआ पुलिस इंस्पेक्टर का। मैं इतस्ततः करके जैसे तैसे निकल आया और अति शीघ्र अपने ठहरने का स्थान बदला। उस समय हम लोग के पास 2 राइफल, 4 रिवाल्वर तथा 2 पिस्तौल खरीदे हुए मौजूद थे। किसी प्रकार उस खुफिया पुलिस वाले को एक कारीगर से, जहां पर कि हम लोग अपने हथियार की मरम्मत कराते थे, मालूम हुआ कि हम में से एक व्यक्ति उसी दिन जाने वाला था। उसने चारों ओर स्टेशन पर तार दिलवाए। रेलगाड़ियों की तलाशी ली गई, पर पुलिस की असावधानी के कारण हम बाल बच गए। रुपये की चपत बुरी होती है। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास एक राइफल थी। मालूम हुआ वो बेचते हैं। हम लोग पहुंचे। अपने आप को रियासत का रहने वाला बतलाया। उन्होंने निश्चय करने के लिए बहुत से प्रश्न पूछे, क्योंकि हम लोग लड़के तो थे ही। पुलिस सुपरिटेंडेंट पेंशन याफ्ता जाति के मुसलमान थे। हमारी बात पर उन्हें पूर्ण विश्वास न हुआ। कहा कि अपने थानेदार से लिखा लाओ कि वह तुम्हें जानता है। मैं गया। जिस स्थान का रहने वाला बताया था, वहाँ के थानेदार का नाम मालूम किया और 1-2 जमींदार के नाम मालूम करके एक पत्र लिखा कि मैं उस स्थान के रहने वाले अमुक जमींदार का पुत्र हूँ और वे लोग मुझे भली भांति जानते हैं। उसी पत्र पर जमींदार के हिंदी में और पुलिस दारोगा के अंग्रेजी में हस्ताक्षर बना। पत्र ले जाकर पुलिस कप्तान साहब को दिया। बड़े गौर से देखने के बाद वो बोले, मैं थानेदार से दरियाफ्त कर लूं। तुम भी थाने चलकर इत्तला देनी होगी कि राइफल खरीद रहे हैं। हम लोग ने कहा कि हमने आपके इत्मीनान के लिए इतनी मुसीबत झेली, 10-12 रुपए खर्च किए। अगर अब भी इत्मीनान ना हो तो मजबूरी है। हम पुलिस में न जाएंगे। राइफल के दाम लिस्ट में 150 रुपए लिखे थे। वो 250 रुपए मांगते थे, साथ में 200 कारतूस भी दे रहे थे। कारतूस भरने का सामान भी देते थे, जो लगभग 50 रुपए का होता है। इस प्रकार पुरानी राइफल के नई के समान दाम मांगते थे। हम लोग भी 250 रुपए देते थे। पुलिस कप्तान ने भी
बेचारा की पूरे दाम मिल रहे हैं। स्वयं वृद्ध हो चुके थे, कोई पुत्र भी न था, अतएव 250 रुपए लेकर राइफल दे दी। पुलिस में कुछ पूछने न गए। उन्हीं दिनों राज्य के एक उच्च पदाधिकारी के नौकर से मिलकर उनके यहाँ से रिवॉल्वर चोरी कराया, जिसके दाम लिस्ट में 75 रुपए थे, उसे 100 रुपए में खरीदा। एक माउज़र पिस्तौल भी चोरी कराया, जिसके दाम लिस्ट में उस समय 200 रुपए थे। हमें माउज़र पिस्तौल की प्राप्ति की बड़ी उत्कट इच्छा थी। बड़े भारी प्रयत्न के बाद यह माउज़र पिस्तौल मिला, जिसका मूल्य 300 रुपए देना पड़ा। कारतूस एक भी ना मिला। हमारे पुराने मित्र कबाड़ी महोदय के पास माउज़र पिस्तौल के 50 कारतूस पड़े थे। उन्होंने बड़ा काम दिया। हम में से किसी ने भी पहले माउज़र पिस्तौल को देखा भी ना था, कुछ न समझ सके कि कैसे प्रयोग किया जाता है। बड़े कठिन परिश्रम से उसका प्रयोग समझ में आया। हमने 3 राइफल, एक 12 बोर की 2 नाली कारतूस बंदूक, 2 टोपीदार बंदूक, 3 टोपीदार रिवॉल्वर और 5 कारतूसी रिवॉल्वर खरीदे। प्रत्येक हथियार के साथ 50 या 100 कारतूस भी ले लिए। इन सब में लगभग 4000 रुपए व्यय हुए। कुछ कटार तथा तलवारें इत्यादि भी खरीदी थी।